हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस प्लस एकेडमी। मैं हूं सुमित चौधरी और आज हम एक इतिहास का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो है इम्पोर्टेंट वॉर्स एंड बैटल इन इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास में जितने भी महत्वपूर्ण युद्ध और लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं उस सभी को हम इसी वीडियो में कंटेन करेंगे। और ये वीडियो जो है इसका एक से ज़्यादा पार्ट भी हो सकता है मैं इसको 2 या 3 पार्ट में कंप्लीट करूँ। तो ये जब आप पूरा देखेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि 2 पार्ट में होने वाला है या 3 पार्ट में, क्योंकि अभी मैंने ये डिसाइड नहीं किया है कि एक में हो या 2 में। जितना मैं आपको समझाता चला जाऊँगा उतना ही ये पार्ट आपका थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखेंगे, चाहे 2 पार्ट बन जाएँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, पहली बात, वॉर और बैटल। वॉर और बैटल में डिफरेंस क्या है? बेसिकली तो दोनों ही कॉन्फ्लिक्ट हैं, दो पार्टीज़ के बीच में होने वाली कॉन्फ्लिक्ट को ही वॉर या बैटल कहा जाता है। लेकिन वॉर क्या होता है, जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, तो जो लंबे समय तक एक युद्ध चलता है उसको हम बोलते हैं वॉर। वो है युद्ध, वो एक लंबे समय का कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत सारे छोटे छोटे बैटल्स होते हैं, ठीक है। तो वॉर का हिस्सा रहता है बैटल। और कभी कभी क्या है, एक ही बैटल में कोई युद्ध जो है, कोई जो लड़ाई है वो समाप्त हो जाती है, जैसे कि पानीपत की लड़ाइयाँ हैं, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, है ना। तो ये जो लड़ाइयाँ हैं ये बैटल्स हैं। और वॉर वो होता है जो एक लंबे समय तक कॉन्फ्लिक्ट चलता है दो पार्टी के बीच में और बाद में काफ़ी सालों की मशक्क़त के बाद उसका कुछ परिणाम होता है। तो ये वॉर होते हैं और बैटल होते हैं। भारत के इतिहास में बहुत सारी हजारों की संख्या में लड़ाइयाँ लड़ी गई होंगी। आज जो आप भारत का नक्शा देखते हैं, भौगोलिक स्थिति देखते हैं, उन उस भौगोलिक स्थिति में उन सभी युद्धों की कोई ना कोई भूमिका है। क्योंकि आप जानते हैं, जब भी पुराने समय में कोई लड़ाई लड़ी जाती थी तो उसका सबसे बड़ा रीज़न होता था अपनी सीमाओं का इजाफा करना, कि अपना इंपीरियलिस्ट अप्रोच होती थी कि अब हर कोई राजा जो होता था वो अपनी सीमाओं को बढ़ाना चाहता था, ठीक है। तो इसीलिए आज का जो आप नक्शा देखते हैं भारत में, उन सभी युद्धों की कोई ना कोई भूमिका है। उन्हीं लड़ाइयों में से कुछ लड़ाइयों को हम डिस्कस करेंगे, लगभग हम 60-70 लड़ाइयों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और शुरुआत करेंगे भारत की। जो आज भारत, जिस नाम से भारत नाम से जाना जाता है, इसका नाम जब भारत पड़ा था, उसके पीछे से जो सबसे इंपॉर्टेंट लड़ाई लड़ी गई थी, सबसे पुरानी और इतिहास में सबसे पुरानी लड़ाइयों में से एक लड़ाई इसको माना जाता है, वो है द बैटल ऑफ 10 किंग्स। बैटल ऑफ 10 किंग्स या फिर 10 राज्य, इसको 10 राज्य युद्ध भी बोलते हैं। 10 राज्य 10 राज्य यानी 10 राज्यों का युद्ध। तो इसमें क्या होता है, एक तरफ तो होते हैं त्रिशु। त्रिशु फैमिली के एक राजा है जिसका नाम होता है सुदास, जो भरत वंश के थे, ठीक है। भरत वंश जो है आगे चल के भरत वंश के नाम पे ही भारत का नाम भारत पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे एक राजा थे सुदास, और इनके इलाके में ये जो सिंधु नदी है, आप आर्यन इन्वेजन की थ्योरीज को जानते ही हैं कि आर्यंस जो हैं ये यहाँ पे इंडन जो यूरेशिया के महाद्वीप से आए थे, यूरेशिया से आए थे, मिडल ईस्ट से ये ईरान में भी चले गए, इजिप्ट में भी चले गए और अलग अलग दिशाओं में चले गए। तो भारत में जो आर्यंस आए, ये एक लड़ाई का विषय है। काफ़ी लोग हिस्टोरियंस इसमें बिलीव भी नहीं करते कि आर्यंस एक्चुअल में कहाँ से आए थे, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन हमारा जो ऋग्वेद है, उस ऋग्वेद में जो सबसे पुरानी लड़ाइयाँ हैं उनमें से एक युद्ध बोला गया है कि यहाँ पे इस इलाके में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था सुदास, ठीक है। ये भरतवंश से थे और ये जो हैं इनके खिलाफ 10 राजाओं ने एक युद्ध लड़ा था रावी नदी के किनारे। रावी नदी आप जानते ही हैं, पंजाब से होती हुई बहती है। तो रावी नदी को उस समय, ये जो हमारा हिंदू धर्म है, इसमें जो ऋग्वेद है इसमें लिखा हुआ है इसको पौरुषी रिवर। तो 14 सेंचुरी BCE में ये युद्ध लड़ा गया और ये जो 10 राजा थे इनको अकेले सुदास ने हरा दिया। अब सुदास को सपोर्ट कर रहे थे जो महान ऋषि वशिष्ठ, और जो बाकी राजा थे दूसरे 10 किंगों के, उसमें स्पेशली था पुरु वंश को सपोर्ट कर रहे थे विश्वामित्र ऋषि। तो दोनों तरफ दो महान ऋषि भी थे और बहुत सारे राजा भी थे। इन 10 के 10 राजाओं को सुदास ने हरा दिया और उसके बाद ये जो भारत वंश है ये जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया, ठीक है। और उसके बाद भारत का नाम भारत पड़ ही गया भरत के नाम पे, ठीक है। तो ये स्थिति थी और ये भारत के इतिहास में सबसे पुराने युद्धों में से एक माना जाता है। ये युद्ध जो है रामायण और महाभारत के युद्ध से भी पुराना युद्ध माना जाता है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे रामायण और महाभारत, जो हमारे दो इपिक्स हैं, ठीक है। इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, लेकिन फिर भी हम भारत के इतिहास को पढ़ रहे हैं तो महत्वपूर्ण युद्ध तो हैं ही ये, ठीक है। तो रामायण के बारे में बेसिकली आप जानते हैं कि वो महर्षि वाल्मीकि ने एक किताब लिखी थी
और उसमें जो भगवान रामचंद्र जी हैं, हिंदुइज्म में बहुत बड़े प्रतीक हैं, आप जानते हैं रामचंद्र जी, तो उनकी कहानी है उनके जीवन की, और उनको किस तरीके से वनवास में अपना जीवन बिताना पड़ा, और वनवास का जीवन बिताते समय ही रावण नाम का एक व्यक्ति, जो उस समय लंका का क्या था, राजा हुआ करता था, आज का उस समय लंका यानी आज का श्रीलंका, तो उसने इनकी वाइफ यानी सीता जी को, देवी सीता को हरण कर लिया था। और उसके बाद इन्होंने एक बैटल लड़ा, एक लड़ाई लड़ी लंबी, जिसमें रामचंद्र जी ने रावण को हरा दिया। इसका जो समय है रामायण का, वो लगभग 7,000 साल पुराना माना जाता है। अब ये जो है, ये भी एक, कई बार क्या होता है कि इस विषय पे भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं अलग अलग हिस्टोरियंस में, क्योंकि ये इतनी पुरानी समय है कि उस समय इतिहास भी नहीं लिखा जाता था। रामायण जो है ये आगे चल के 5th सेंचुरी BCE में लिखी गई, ठीक है। लिखी बहुत बाद में गई, महर्षि वाल्मीकि के समय से ये है मुंह जबानी चलती थी, मौखिक चलती थी। तो रामायण महाभारत जो है बाद में लिखी गई हैं। 24,000 वर्सेज हैं, इसमें श्लोक लिखे गए हैं, और बहुत बड़ा महाकाव्य है, ठीक है, महर्षि वाल्मीकि का लिखा हुआ। उसके बाद आती है बात वेद व्यास जी ने जो लिखा महाभारत के वॉर के बारे में। और महाभारत का जो वॉर है, इसका एग्जैक्ट टाइम हिस्टोरियंस इसका भी नहीं बता पाते। हमारे महान एस्ट्रोलॉजी के और मैथमेटिशियंस थे आर्यभट्ट, उन्होंने कहा कि महाभारत का युद्ध लड़ा गया था 3137 BCE में, ठीक है, 3137 BCE में लड़ा गया था। लेकिन कुछ हिस्टोरियंस इसमें 5561 से लेके 800 BC तक के बीच में लड़ाइयाँ करते हैं कि इस समय पे हुआ था, इस समय पे हुआ था। समय इतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि जो इस तरीके के टॉपिक होते हैं उसमें समय आपसे नहीं पूछता। दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। किन के बीच की लड़ाई है? दो कजिन ब्रदर्स थे, कुरुवंश के ही, भरतवंशी ही थे ये, कौरव और पांडव, उनके बीच की लड़ाई थी। जो कि इस लड़ाई में श्री कृष्ण जो थे, भगवान श्री कृष्ण, जो कि विष्णु जी के अवतारी माने जाते हैं, रामचंद्र जी के बाद अगले अवतार में, विष्णु के अवतार में श्री कृष्ण जी थे, और इन्होंने कुरुक्षेत्र की लड़ाई में पांडवों का सपोर्ट किया और पांडवों को इस धर्म युद्ध में जिताया। इसको धर्म युद्ध भी कहते हैं, द ग्रेट वॉर भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस लड़ाई के अंदर पांडव जो है अंतिम रूप से विजित हुए, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने कुरुक्षेत्र जीतने के बाद हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ के ये राजा बन गए, जो युधिष्ठिर जो थे पांडवों के सबसे बड़े भाई, ठीक है। अब आती है हमारी मेन अप्रोच, जो मेन बैटल्स हैं, जिनको हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा ध्यान में रखना है। उसमें सबसे पहले है बैटल ऑफ हाइडस्पीस। हाइडस्पीस यानी कि ये जो रिवर है हाइडस्पीस, ये नाम जो है ये यूनानी नाम है। जो यूनानी यानी कि ग्रीक लोग जो हैं वो झेलम रिवर को बोलते हैं हाइडस्पीस रिवर। तो हाइडस्पीस रिवर यानी झेलम नदी के किनारे जो युद्ध लड़ा गया, वो लड़ा गया था 326 BC में। किसके बीच में? दुनिया के सबसे महान सम्राट में से एक थे अलेक्जेंडर द ग्रेट, आप जानते ही होंगे, सिकंदर महान हिंदी में इनको बोलते हैं। तो सिकंदर, जो जिसको विश्व विजेता कहा जाता है, वो मैसिडोनिया से लड़ाई लड़ता हुआ इजिप्ट पर्शिया को जीतता हुआ वो भारत पहुंच गया था 326 BC में, ठीक है। तो 326 BC में जब अलेक्जेंडर भारत में पहुंचा, तो उसके बाद इसने लड़ाई लड़ी झेलम नदी के किनारे किंग पोरस से। देखिए बहुत सारे ऐसे बैटल हैं जिनके बारे में मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है। बैटल ऑफ हाइडस्पीस के बारे में और अलेक्जेंडर की बायोग्राफी मैंने अलग से सेपरेटली पढ़ा भी रखी है, आप वो भी जाके चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री में आपको बहुत सारे बैटल मिल जाएंगे, ठीक है। वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन यहाँ पे हम एक इतनी इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि बैटल कब लड़ा गया, किसके बीच में लड़ा गया, और उसके बाद उसका रिजल्ट क्या रहा, और क्या क्या उसकी वजह से भौगोलिक स्थितियां बदल गई, और थोड़ी थोड़ी कहानी देख लेंगे, ठीक है। तो 326 BC के बीच में ये जो लड़ाई है झेलम नदी के किनारे लड़ी गई, और अलेक्जेंडर की बहुत बड़ी सेना थी, और किंग पोरस को इन्होंने हरा दिया, और पोरस ने बाद में सरेंडर कर दिया। उसके बाद अलेक्जेंडर भारत के आगे भी ब्यास नदी तक अपनी सेना को लेके गया, लेकिन बाद में सेना ने रिवोल्ट कर दिया और सिकंदर को यानी अलेक्जेंडर को वापस लौटना पड़ा। और उसके बाद में ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, पाकिस्तान का जो इलाका है, ईरान का इलाका है, यहाँ तक जो इलाका था जो सिकंदर ने जीता था, आगे चल के सिकंदर की तो डेथ हो गई, तो यहाँ पे सेल्यूकस निकेटर ने उसका वो गवर्नर बन के रहा भारत के पड़ोसी देश के रूप में, ठीक है। फिर बात आती है भारत में स्थिति एक और हो रही थी, वो थी, आप जानते हैं महाजनपद पीरियड जो था, उसमें मगध जो है वो सबसे पावरफुल अंपायर के रूप में निकल के आया। मगध के अंदर चल रहा था नंदा डायनेस्टी का रूल, ठीक है। बिंबिसार से होता हुआ, हर्यक डायनेस्टी से होता हुआ नंदा डायनेस्टी आ चुकी थी। नंदा डायनेस्टी में रूल हुआ करता था नंदा रूलर धनानंद का, और धनानंद के समकालीन थे चाणक्य।
चाणक्य को आप सभी जानते हैं, जिनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, कौटिल्य भी कहा जाता है। तो ये धनानंद के समकालीन थे और इन्होंने धनानंद को एबल नहीं माना कि ये अच्छा राजा नहीं है और इसका तख्ता पलट करा और एक मौर्य डायनेस्टी की नींव रखवाई चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से। चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत सारी मशक्कत करने के बाद धनानंद को हराया, क्योंकि इतना आसान नहीं था। जो मगध अंपायर है वो बहुत बड़ा अंपायर था, बहुत बड़ी आर्मी थी, लेकिन चाणक्य की कूटनीतिक और राजनीति से चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ से धनानंद को डिथ्रोन कर दिया। कब? 320 और 321 बीसी के बीच के समय में। ठीक है, तो मगध के अंदर पॉलिटी चेंज हुई और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मौर्य डायनेस्टी जो है मगध की सबसे इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थी। ठीक है, तो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ 320-21 बीसी में। ठीक है, मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। फिर बात आती है मौर्य डायनेस्टी के ही आगे राजा बने चंद्रगुप्त के बाद में बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद अशोक महान। अशोक को सब जानते होंगे, अशोका द ग्रेट। और अशोका द ग्रेट ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी और उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट लड़ाई है वो है कलिंग वॉर। कलिंग का जो युद्ध है वो अशोक के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इसके बाद अशोक की लाइफ जो है वो पूरी तरीके से बदल चुकी थी। अशोक ने इसके बाद कोई लड़ाई लड़ी भी नहीं, क्योंकि इस वॉर में जब कलिंग को अशोक ने हराया तो उनके अंदर इतना एक तरीके से चेंज आ गया कि इतने लोगों को मारने के बाद उन्होंने एक तरीके से हिंसा को पूरी तरह से छोड़ दिया और बुद्धिज्म को अपना लिया, बौद्ध धर्म को उन्होंने अपना लिया। ठीक है, तो कलिंग जो है वो आज के समय कहाँ है? उड़ीसा में है। और कलिंग पे आक्रमण किया था अशोक ने 261 बीसीई में। ठीक है, तो कलिंग का जो बैटल है ये जब लड़ा गया तो कलिंग बेसिकली हार गया, निश्चित तौर पे कलिंग हार गया था, लेकिन उसके बाद अशोक ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी और अशोक बन गए बुद्धिज्म को फॉलोवर और उन्होंने बुद्धिज्म का बहुत प्रचार प्रसार किया और बुद्धिज्म के लिए बहुत सारे स्तूप बनवाए और ये सब चीज़ें आप जानते ही होंगे। ठीक है, फिर बात आती है बैटल ऑफ वेनी। अब बात आती है कि देखिए उत्तर भारत में इतिहास जो है थोड़ा अलग चलता है और दक्षिण भारत के स्पेशली जो इलाका है प्रायद्वीपीय भारत जिसको बोलते हैं, पेनिनसुलर इंडिया जो बोलते हैं, इसका इतिहास हमेशा से थोड़ा अलग ही चला है, क्योंकि इस इलाके पे न तो कभी मौर्य डायनेस्टी ने रूल किया और आगे चल के जब मेडाइवल पीरियड की बात करेंगे न कभी यहाँ पे पूरी तरीके से मुगल अपनी सत्ता को इस्टेब्लिश कर पाए, न कभी यहाँ पे आगे चल के मराठे अपनी इस्टेब्लिश कर पाए। हाँ, जब ब्रिटिशर्स और यूरोपियन आ गए थे, दूसरे यूरोपियन जैसे कि हम बात करें डच की, फ्रांस की, तो वो लोग आए थे तो उन्होंने इस इलाके को ज़रूर कंट्रोल किया। लेकिन उससे पहले क्या था यहाँ पे, जब हम बात करें फर्स्ट सेंचुरी बीसी और फर्स्ट सेंचुरी के आसपास का जो समय है, फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी की, तो इस पीरियड को बोलते हैं संगम पीरियड। अब संगम पीरियड क्यों कहते हैं, उसके पीछे की एक लंबी कहानी है। संगम लिटरेचर इस समय पे लिखा गया था। तो यहाँ पे 3 मेजर डायनेस्टी रूल किया करती थी। इस इलाके में चेरा डायनेस्टी रूल करती थी, आज का जो केरला वाला इलाका है वहाँ पे। इस समय पे इस जगह पे पांड्या डायनेस्टी रूल करती थी, पौंडीचेरी चेन्नई वाला इलाका, तमिलनाडु वाला इलाका। और इस इलाके में आंध्र प्रदेश वाले इलाके में करती थी चोला डायनेस्टी रूल करती थी। ठीक है, तो इन तीनों डायनेस्टीज के बीच में, तीनों अंपायर्स के बीच में बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई और उन लड़ाइयों में कभी कोई जीता कभी कोई जीता। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है वेणी, बैटल ऑफ वेणी। वेणी का युद्ध जो है वो कैसे लड़ा गया? देखिए, जो चोला डायनेस्टी है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक रूलर माने जाते हैं, उनको बोलते हैं करिकाल। करिकाल जो है ये बहुत कम एज के थे जब इनके पिताजी की डेथ हो गई और उसके बाद ये जब एक्सेशन कर रहे थे, थ्रोन पे बैठ रहे थे, गद्दी इनको मिलने वाली थी, तो इनके राज्य में भी काफ़ी क्लेश हुए कि यहाँ पे करिकाल को बैठना चाहिए, गद्दी पे नहीं। एक्सेशन की एक तरह से लड़ाई हुई। लेकिन एक तरफ से जब अपने इंटरनल वॉर्स में, इंटरनल लड़ाइयों में चोला डायनेस्टी और चोला रूल जो है अंपायर फंसा हुआ था, उसी समय पांड्या डायनेस्टी ने और चेरा डायनेस्टी ने ये मौका ढूंढा कि क्यों ना इस समय इस अंपायर पे अटैक कर दिया जाए और इसको अपने क्षेत्र में मिला लिया जाए। ठीक है, क्योंकि इस समय चोला कमज़ोर हैं, उनके पास एक रूलर नहीं है और करिकाल एक बच्चा है। ये बात सोच के चेरा और पांड्या ने अटैक कर दिया चोला पे, इन पे अटैक कर दिया। लेकिन करिकाल इतने सक्षम लीडर के रूप में वो उभर के आए कि इन्होंने पांड्या और चेरा को तो हराया ही हराया, और बाकी छोटे छोटे रीजनल कबीले थे जिन लोगों ने इन पे अटैक किया था 7-8, उन सभी को हरा दिया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था चोला डायनेस्टी के इतिहास में। तो इसको बोलते हैं बैटल ऑफ वेणी।
वेणी में ये युद्ध लड़ा गया था, यहाँ पे है वेणी लगभग, ठीक है। फिर है बैटल ऑफ पुल्लूर। पुल्लूर का जो युद्ध है, पुल्लूर में और भी आगे मेडाइवल पीरियड में भी युद्ध लड़े गए हैं जब यूरोपियन भारत में आ गए थे, लेकिन उससे पहले पुल्लूर में लड़े गए थे 618 से लेकर 619 के बीच में एक युद्ध लड़ा गया था चालुक्य डायनेस्टी, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय जो हैं यहाँ के रूलर हुआ करते थे, और पल्लव डायनेस्टी, यहाँ पे महेंद्र वर्मन रूलर हुआ करते थे। ये वही पुलकेशिन द्वितीय हैं जिनके समकालीन थे हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन, अंपायर ऑफ हर्षा लिखा हुआ है ना, यहाँ पे रूल हुआ करता था चालुक्य का, किसी समय तक इतना बड़ा तक रूल हुआ करता था। और इस इलाके में एक बार हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय की लड़ाई हुई थी, और जिसमें हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हरा दिया था। तो पुलकेशिन सेकंड जो हैं काफ़ी पावरफुल रूलर थे, लेकिन उसके बाद इनकी चालुक्य और पल्लव डायनेस्टी के बीच में काफ़ी लंबे समय तक कॉन्फ्लिक्ट चलते गए। पहली जो लड़ाई थी पुलकेशिन द्वितीय जो है इसको जीत गए, पल्लूर का जो बैटल है। आगे चल के बदला लिया पुलकेशिन द्वितीय के बाद महेंद्र वर्मन के बेटे ने, महेंद्र वर्मन के बाद वापस एक बार पल्लव डायनेस्टी जीती, फिर चालुक्य जीती। तो चालुक्य और पल्लव के बीच में काफ़ी सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखा है, जब हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो पल्लव और चालुक्य डायनेस्टी के बारे में हमने जान लिया है। लेकिन ध्यान रखना, बैटल ऑफ पुल्लूर जो कि 618 से 619 के बीच में लड़ा गया था, कांचीपुरम के पास में एक टाउन है, वहां पे है ये पुल्लूर, ठीक है। उसके बाद बात आती है बैटल ऑफ मणिमांगला। मणिमांगला जो है बैटल, ये कहाँ पे लड़ा गया? ये जो है 642 एडी में लड़ा गया। पहली बात तो मणिमांगला है, ये भी चालुक्य और पल्लव डायनेस्टी के बीच का एक बैटल है। मैंने अभी बताया था कि चालुक्य और पल्लव के बीच में लड़ाइयाँ हुई थी। इसमें पल्लव डायनेस्टी में क्या होता है, पुलकेशिन द्वितीय जो है फिर से जीत जाता है और पल्लव डायनेस्टी इसमें जीत जाता है, ठीक है। और उसके बाद नहीं सॉरी, पहली लड़ाई हार थी, उसके बाद उससे पहले तो काफ़ी सारी जीत हुई थी। 4 बार तो पुलकेशिन द्वितीय जीत ही चुका था, लेकिन यहाँ पे पल्लव डायनेस्टी ने पहली बार चालुक्यों के ऊपर जीत हासिल की थी, ठीक है। तो उसके बाद पल्लव डायनेस्टी भी जीतने लग गई, लेकिन पहले सिर्फ चालुक्य जीतते थे। तो पुलकेशिन द्वितीय जो है एक पावरफुल रूलर था, और जब इसकी डेथ हुई तो उसके बाद चालुक्य एम्पायर धीरे धीरे डिक्लाइन पे आ गया, ठीक है। साउथ इंडिया के कुछ बैटल्स को देखने इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो नॉर्थ इंडिया से स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्पेशली है कि इन बैटल्स को भूलना नहीं है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है सब के सब। फिर है बैटल ऑफ टोकलाम। बैटल ऑफ टोकलाम जो है ये लड़ा गया था 949 सीई में। टोकलाम है तमिलनाडु में। अब देखो टाइम के हिसाब से चल रहे हैं हम, तो नॉर्थ में क्या हो रहा है, साउथ में क्या हो रहा है, समय के हिसाब से चलते जाएंगे। तो बैटल ऑफ टोकलाम जो है, ये जो लड़ाई लड़ी गई थी, ये लड़ी गई थी राज्य द्वितीय, एक राजा है चोला किंग है, ये राज्य द्वितीय जो है चोला के किंग है। और राष्ट्रकूट डायनेस्टी के राजा थे कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय जो हैं इनके समय पे लड़ाई लड़ी गई थी, ठीक है। तो राजद्वितीय चोला रूलर और कृष्ण तृतीय राष्ट्रकूट रूलर। तो राष्ट्रकूट और किसके बीच में है ये लड़ाई? चोला के बीच में है। दोनों दक्षिण भारत के रूलर हैं, दोनों डायनेस्टी दक्षिण भारत में हैं। और इसमें क्या होता है, लड़ाई में राजद्वितीय जो हैं, इन राजा द्वितीय जो हैं और इनके भाई जो हैं वो एक तरफ होते हैं। राजा द्वितीय तो जो है इनकी डेथ हो जाती है, लेकिन हार किसकी होती है? चोला डायनेस्टी की, ठीक है। राजा द्वितीय जो हैं ये इनकी बैटलफील्ड में डेथ हो जाती है, और इस बाद में ये जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी इस बैटल को जीत जाती है, मतलब कृष्णा तृतीय जीत जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इस स्लाइड्स को अगर आप अलग से पढ़ना चाहते हैं, इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ को आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। बैटल ऑफ कोपाम। कोपाम की जो लड़ाई है ये किसके बीच में लड़ी गई? पहली बात तो कोपाम आता कहाँ है? कोपाम आता है केरला में, ठीक है। कोपाम केरला में पड़ता है। 1053 से 54 के बीच में ये लड़ाई लड़ी गई थी, चोला और चालुक्य डायनेस्टी के बीच में। यहाँ चोला है, यहाँ चालुक्य है। चालुक्य में वातापी के चालुक्य अलग होते थे, कल्याणी के चालुक्य अलग अलग होते थे। तो कल्याणी चालुक्य और ये जो यहाँ मेडाइवल चोला है इनके बीच में लड़ाई लड़ी गई। एक तो एंशिएंट टाइम पे चोला चेरा है, और उसके बाद ये इस समय यहाँ पे आ गए चोला। पहले तो इधर चेरा होते थे, इधर चोला थे, यहाँ पे पांड्या थे। तो मेडाइवल जो चोला है उनके साथ 1053-54 में लड़ाई लड़ी गई। और इसमें चोला किंग जो थे उसके भाई, और वो राजधीराज चोला फर्स्ट बोलते हैं उनको, यहाँ पे राजधीराज चोला फर्स्ट और उनके भाई राजेंद्र चोला सेकंड, ये दोनों भाई थे। और दूसरी तरफ चालुक्य जो थी उसमें सोमेश्वर प्रथम राजा हुआ करते थे। तो इधर तो सोमेश्वर हैं, इधर
राजाधिराज चोला हैं। इन्होंने काफ़ी सारे मंदिर भी बनवाए थे राजाधिराज चोला ने, जो कि बहुत शान से वहाँ पे अभी भी आप दक्षिण भारत में देखेंगे तो इम्पोर्टेंट टेम्पल्स, अगर आपने वीडियो देखना है तो भारत के दक्षिण भारत के इम्पोर्टेंट टेम्पल्स भी इसमें हैं। तो इस लड़ाई में क्या होता है, चोला जीत तो गए, लेकिन इनके भाई जो हैं ये राजाधिराज चोला जो हैं, जो राजा थे उस समय, इनकी बैटलफील्ड में डेथ हो गई और इनके भाई बाद में आगे चल के राजा बने। लेकिन इस लड़ाई में सोमेश्वर वर्मन जो है उसकी हार हुई थी। ठीक है, भले ही बैटलफील्ड में राजाधिराज चोला हार गए, लेकिन लड़ाई में जीता कौन, चोला डायनेस्टी जीती, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो बैटलफील्ड में मरने के बावजूद उनका अंपायर इस बैटल को जीता था और उसके बाद उनके भाई जो हैं राजेंद्र चोला, ये राजा बने। ठीक, फिर बात आती है भारत में। ये हमने दक्षिण भारत का देख लिया, लेकिन उसी समय अगर बात करें 712 एडी में, 712 एडी में पहली बार उमायद कैंपेन भारत में सक्सेसफुल हुआ था। यहाँ पे ये अरब अंपायर था, मुस्लिम रिलीजन जो है वो यहाँ पे जल्दी से बढ़ रहा था और भारत में पहला जो मुस्लिम इन्वेजन है वो सक्सेसफुल हुआ था 712 एडी में। ठीक है, छोटे छोटे लड़ाइयाँ बैटल होते रहते थे, उसमें कभी अरब अंपायर्स और कभी भारतीय राजाओं को कुछ हेल्प मिल जाती थी, कोई आगे पीछे हो जाता था। लेकिन जो मेजर बैटल हुआ वो हुआ था मोहम्मद बिन कासिम का 712 का इन्वेजन। तो मोहम्मद बिन कासिम को भेजा गया था राजा दाहिर की द्वारा, ईरान का राजा था वो, वाजिद सॉरी, और भारत में दाहिर था। तो इसने भारत पे अटैक किया और सिंध का राजा हुआ करता था उस समय दाहिर, इसके ऊपर अटैक किया और यहाँ पे सिंध और मुल्तान को हरा दिया मोहम्मद बिन कासिम ने। और उसके बाद क्या है कि कुछ समय तक इस इलाके में इनका रूल रहा। हालांकि लंबे समय तक मोहम्मद बिन कासिम का और इनके उमायद कैंपेन जो है उनका रूल यहाँ पे नहीं रहा। असली में अगर मुस्लिम रूल जो है वो तो आगे चल के दिल्ली सल्तनत के टाइम पे ही शुरुआत हुआ था। ठीक है, और मोहम्मद बिन कासिम ने ये जो मुल्तान शहर है इसको कहा था सिटी ऑफ गोल्ड। ठीक है, सिटी ऑफ गोल्ड। फिर है मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण। मोहम्मद गजनवी के भारत पर 17 बार आक्रमण हुए। इस बात को आप सभी जानते ही होंगे कि भारत पर अटैक करने वाला गजनी का एक व्यक्ति था जिसका नाम था मोहम्मद गजनवी, और इसने भारत पर 1001 से लेके 1027 तक 17 बार भारत पर आक्रमण किए। और ये व्यक्ति इस्लाम का प्रचार प्रसार करना चाहता था और हिंदुइज्म का नुकसान करना चाहता था, यहाँ के मंदिरों को तोड़ना फोड़ना चाहता था। ठीक है, यही इसने करता था। मेनली ये लूट मार के लिए भारत में आता था। एक बड़ा रीज़न इसका यही था कि भारत में बहुत संपदा थी, बहुत पैसा था और मंदिरों को लूटता था और मंदिरों में तोड़ फोड़ भी मचाता था। इसके बहुत सारे बैटल हुए, बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, बहुत सारे राजाओं को हराया, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो इसका सोमनाथ का अटैक। जो इसका 16वां इन्वेजन था, 16वां जब आक्रमण किया था वो भारत के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पे किया जो गुजरात में है। 1025 में किया और सोमनाथ के मंदिर को इसने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, तोड़ फोड़ की, मंदिर में से मूर्ति को उठा के ले गया भगवान शिव की, और साथ ही साथ इसने खजाना लूटा उसका। ठीक है, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे उस पर हत्या भी की। तो 1001 में इसने भारत से अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला जो इलाका है मॉडर्न डे इंडिया से अगर बात करें तो सब कॉन्टिनेंट में, वहाँ से इसने भारत में एंट्री करी थी, वहाँ से अटैक किया। सबसे पहले कश्मीर का एक रूलर था, वो था जयपाल, उसको हराया। लेकिन उसके बाद बहुत सारे अटैक किए। अंतिम अटैक इसका 1027 में था, 1030 में ये मर गया था। तो ये इसने 17 बार आक्रमण किए। अगर सभी अटैक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने इसका वीडियो बनाया मेडाइवल हिस्ट्री में। फिर बात आती है इंपॉर्टेंट बैटल्स में, बैटल्स ऑफ तराइन की। तराइन के जो युद्ध हुए, तराइन में 2 इंपॉर्टेंट युद्ध हुए थे, एक 1191 में हुआ, एक 1192 में हुआ। दोनों युद्ध इंपॉर्टेंट हैं। दोनों युद्ध किन के बीच में लड़े गए? मोहम्मद गोरी और भारत का रूलर उस समय कौन था? पृथ्वीराज चौहान या फिर पृथ्वीराज तृतीय, चौहान वंश का रूलर था जो दिल्ली और अजमेर पे रूल किया करता था। तो 1191 में सबसे पहले गोरी जो कि घुर, जो गजनवी का ही एक अंडर काम करता था पहले घुर, वहाँ से एक व्यक्ति आता है मोहम्मद गोरी नाम का, और वो पृथ्वीराज चौहान पे अटैक करता है। मोहम्मद गोरी ने कर दिया। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को पहले बैटल में, तराइन के पहले युद्ध में बुरी तरीके से हरा देते हैं। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया। पृथ्वीराज चौहान तो वापस आ गए, लेकिन 1192 में फिर से गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में एक लड़ाई हुई और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जो है उनकी हार हुई और मोहम्मद गोरी जीत गया। और इसके बाद भारत में मुस्लिम रूल की इस्टेब्लिशमेंट शुरू हो जाएगा।
ठीक है। अब मोहम्मद गोरी जो है उसने क्या किया, अपना एक 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 तरीके से स्लेव जो है, अपना एक गुलाम जो है जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको बना दिया भारत में गवर्नर। ठीक है, गवर्नर बना दिया 1206 तक। जब तक मोहम्मद गोरी जिंदा रहा तब तक तो वो गवर्नर बन के रहा। 1206 में जब मोहम्मद गोरी की डेथ हो गई तो 1206 से भारत में ऑफिशियली सल्तनत पीरियड शुरू हो गया, जिसमें दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक जो है रूलर बना। और उसके बाद आप भारत में जानते ही हैं कि किस किस तरीके की लड़ाइयाँ हुई हैं। लेकिन उससे पहले एक बैटल और हुआ, वो था बैटल ऑफ चंदावर 1194 में। कहाँ पे? फिरोजाबाद, यूपी में। कैसे हुआ कि जो पृथ्वीराज चौहान पिछले लड़ाई में हारे थे और इनको अपोज एक व्यक्ति करता था, वो था जयचंद। ठीक है, जयचंद जो था इसने मोहम्मद गोरी की मदद की थी। पहले जो लड़ाई हुआ करती थी, तरैन की पहली लड़ाई थी, उसमें मोहम्मद गोरी की मदद करी थी जयचंद ने। लेकिन आगे चल के मोहम्मद गोरी ने जयचंद को ही हरा दिया, जो उस समय कन्नौज का रूलर था। गढ़वाल डायनेस्टी से जयचंद हुआ करता था। और ये चंदावर का युद्ध हुआ और जयचंद ने, यहाँ पे जयचंद जो है हार गया। ठीक है, कहाँ पे है? फिरोजाबाद, यमुना नदी के किनारे हैं। गोरी फिर से जीत गया, जयचंद का भी अंत हो गया, पृथ्वीराज चौहान के रूल का भी अंत हो गया और भारत में दिल्ली सल्तनत का पीरियड जो है उसकी नींव रखी जा चुकी थी। ठीक है, उसके बाद दिल्ली में आप जानते ही हैं स्लेव डायनेस्टी आई, फिर खिलजी डायनेस्टी आई, फिर तुगलक डायनेस्टी आई, फिर सैयद डायनेस्टी आई और फिर लोधी डायनेस्टी आई और उसके बाद मुगल पीरियड शुरू हुआ। लेकिन उसी दरमियान बीच में एक बड़ा रूलर था और वो था अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी डायनेस्टी का। इसने दिल्ली सल्तनत पीरियड में बहुत सारी एक तरीके से एरिया का एक्सपांड किया, बहुत बड़े एरिया को अपने क्षेत्र में मिलाया और इसने बहुत सारे कैंपेन किए जिसमें सक्सेसफुल रहा। इसने उन्हीं बैटल्स की हम बात करें तो 1299 में गुजरात को जीता। यहाँ पे राजा था रायकरण वाघेला, ठीक है, उसको हराया। 1301 में रणथंभौर पे विजय प्राप्त की, हमीर देव वहाँ के रूलर हुआ करते थे। 1303 में चित्तौड़ में रतन सिंह जी को हराया। रतन सिंह जी, इसी पे जो मूवी बनी है पद्मावत, हालांकि वो कहानी अलग है, पद्मावत की जो है वो एक उपन्यास पे आधारित है। पद्मावत जो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा, एक्चुअल कहानी अलग थी हिस्ट्री से। ठीक है, तो रतन सिंह को चित्तौड़ में हराया। 1305 में मालवा को हराया। मालवा जो मध्य प्रदेश का इलाका है, मालक देव यहाँ पे रूलर हुआ करते थे। 1296, 1307 और 1313 तीन बार लड़ाइयाँ लड़ी देवगिरी के साथ और देवगिरी को रामचंद्र और शकन देव, ये दो रूलर जो हैं, इनको 1313 तक देवगिरी को जीता अलाउद्दीन खिलजी ने। 1309 में वारंगल पे कैंपेन किया और प्रताप रुद्रदेव जो है इनको हराया और 1311 में पांड्या डायनेस्टी को भी हराया और वीर पांड्या को यहाँ पे हराया। यानी दक्षिण भारत तक पहुंच चुका था अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली सल्तनत का वो राजा जिसने, वो सुल्तान जिसने जो दक्षिण भारत का कैंपेन करके आया, वो था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी को दिल्ली सल्तनत में सबसे पावरफुल रूलर माना जाता है। सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ उसने जीती, सबसे ज़्यादा एरिया को अपने एरिया में मिलाया। ठीक है, तो इसका समय था, आप जानते हैं, खिलजी डायनेस्टी का 1290 से 1320 के बीच में और अलाउद्दीन का था 1296 से 1316 के बीच में। ठीक है, ये इसका समय था। फिर भारत में आप जानते हैं कि पोर्टुगीज भारत में एंट्री कर चुके थे 1498 में। 1498 में वास्को डी गामा भारत आ गया था। समुद्र के रास्ते जो केप ऑफ गुड होप जो है, अफ्रीका से इंडियन ओशन होता हुआ, वो अटलांटिक ओशन से अफ्रीका होते हुए वो इंडियन ओशन के रास्ते भारत में आ चुका था। ये बात आप जानते हैं। 1498 में पहले यूरोपियन, वही पोर्टुगीज ही थे जो भारत में आए उस रास्ते से, समुद्री रास्ते से। पहले लैंड रूट से तो आते ही थे, वो अलग बात है, लेकिन इस रूट से आने के बाद पोर्टुगीज ने भारत में अपनी फैक्ट्रियां इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया। फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट करना शुरू किया और उसके बाद इनकी मंशा जो थी वो यहाँ पे एक तरीके से थोड़ा एरिया को कैप्चर करना और अपनी एक तरीके से धाक जमानी थी। तो इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी कुछ एक, तो उनमें से एक थी सबसे इंपॉर्टेंट, शुरुआती थी बैटल ऑफ गोवा। ठीक है, तो इन्होंने गोवा को कॉन्क्वेस्ट कर लिया। आप जानते हैं गोवा में पोर्टुगीज 1956 तक रहे हैं। जब गोवा को 1510 में इन्होंने जीत लिया था, उसके बाद भारत की आज़ादी के भी कुछ सालों बाद तक वो गोवा में रहे हैं और उनको यहाँ से भगाना पड़ा, भारत सरकार को, भारत की आर्मी को वहाँ पे भेजना पड़ा। तो पोर्टुगीज़ ने गोवा को कॉन्क्वेस्ट करना एक बड़ी घटना थी। 9-10 दिसंबर 1510 को यहाँ पे गोवा को इन्होंने जीत लिया था। अल्फोंजा डी अल्बिक्यूर यहाँ पे
पोर्टुगीज वायसराय हुआ करता था और बीजापुर सल्तनत के अंडर उस समय गोवा आया करता था। तो गोवा ये जो बहमनी साम्राज्य था उसमें से एक बीजापुर रियासत हुआ करती थी और बीजापुर रियासत में इस्माइल आदिल शाह जो है इसका रूलर था और वो गोवा का उस समय रूल किया करता था। तो इसने इसको हरा दिया था अल्फांजो डी अल्बिक्यू ने, ठीक है, और गोवा को जीत लिया। उसके बाद गोवा इनका हब रहा कई सालों तक, मतलब आने वाली सेंचुरीज तक गोवा में पोर्टुगीज रहे। जब आगे चल के अंग्रेज भी भारत पे एक तरीके से अपनी हुकूमत जमा चुके थे तभी भी गोवा जो है वो पोर्टुगीज के अधीन ही रहा। गोवा, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, इनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर बात करते हैं बैटल ऑफ खटोती की, खटोली। बैटल ऑफ खटोली जो है, ये खटोली कहाँ है? पहले तो राजस्थान के एक डिस्ट्रिक्ट है बूंदी, वहाँ पे ये उसके पास पड़ता है। साल 1518 में बैटल ऑफ खटोली लड़ा गया। 1518 का समय कौन सा है? दिल्ली सल्तनत का समय है। दिल्ली सल्तनत में इस समय लोधी डायनेस्टी थी। आप जानते हैं कि 1526 तक लोधी डायनेस्टी थी, 1451 तक। तो इब्राहिम लोदी जो है उस समय यहाँ पे रूलर हुआ करता था। इब्राहिम लोदी और राणा सांगा जो मेवाड़ के रूलर थे, और राणा सांगा बहुत मशहूर थे। इनके आप घाव और इनकी जो लड़ाइयाँ हैं आप जानते होंगे, 18 लड़ाइयाँ लड़ी थी राणा सांगा ने, और बाबर से पहले राणा सांगा को हरा नहीं पाता था कोई, इतने पावरफुल रूलर थे वो। लेकिन बाबर ने इनको हराया, वो उसके अलग कारण है, आगे मैं बताऊँगा आपको। तो यहाँ पे राणा सांगा जो है इब्राहिम लोदी को हरा देते हैं, और इब्राहिम लोदी जो है दिल्ली सल्तनत का राजा होता ही है। लोदी जब वंश चल रहा था तो इनका अंपायर जो है थोड़ा कम हो चुका था दिल्ली सल्तनत का। सैयद डायनेस्टी और तुगलक डायनेस्टी के अंतिम समय पे थोड़ी सी जो है दिल्ली सल्तनत कमज़ोर हो चुकी थी, ठीक है। और इसमें बहुत कम समय तक, लगभग 5-6 घंटे तक ये बैटल चला था, और इब्राहिम लोदी की सेना जो है सामने टिक नहीं पाई थी। जो राजपूत सेना है उसके सामने बिल्कुल थर थर कांप गई थी। पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया था। इब्राहिम लोदी को सामने सरेंडर करना पड़ा था, और राणा सांगा ने इवन इब्राहिम लोदी के एक प्रिंस को कैप्चर कर लिया था और पकड़ लिया था। उसके बाद उसको छोड़ने के लिए भी यहाँ से इनको पैसे देने पड़े थे। और हालांकि इस लड़ाई में राणा सांगा ने अपनी एक हाथ गंवा दिया था और आगे चल के उन्होंने एक अपनी आंख भी गंवा दी थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने इस लड़ाई को जीता। आगे भी उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी। बैटल ऑफ धौलपुर जैसे है, इन्हीं दोनों के बीच में लड़ाई लड़ी गई। धौलपुर भी एक डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, यहाँ पे लड़ाई लड़ी गई। तो ये राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में दूसरी लड़ाई थी। इसमें इब्राहिम लोदी को फिर हारना पड़ा, फिर से उसको माफ़ी मांगनी पड़ी, फिर से सरेंडर करना पड़ा। तो धौलपुर का युद्ध और खटोली का युद्ध जो है राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़े गए थे, ठीक है। फिर है बैटल ऑफ रायचूर। बैटल ऑफ रायचूर जो है, पहले तो रायचूर आता कहाँ है? रायचूर दोआब जो है ये कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर जो हैं इनके क्षेत्र में आता है, इनके दोआब क्षेत्र में आता है। तो ये जो नीचे वाला ग्रीन कलर का मैप है ये तो था विजयनगर साम्राज्य, ऊपर वाला जो है वो था बहमनी साम्राज्य। तो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य जो है ये एक दूसरे के कट्टर विरोधी दुश्मन थे। मेडाइवल पीरियड में ये इन दोनों के बीच में काफ़ी सारी लड़ाइयाँ चलती रहती थी, ठीक है। तो बहमनी साम्राज्य जो है इसका, और यहाँ पे राजा थे राजा कृष्णदेव राय। राजा कृष्णदेव राय जो हैं ये बाबर के समकालीन थे, और बाबर ने इनके बारे में लिखा है कि ये भारत के सबसे ताकतवर राजा थे, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव और बीजापुर रियासत के बीच में 1520 में बैटल ऑफ रायचूर लड़ा गया, जिसमें विजयनगर साम्राज्य ने जीत हासिल की, और यहाँ पे राजा कृष्णदेव राय हैं वो जीत गए, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है, कृष्णा नदी के किनारे ही ये लड़ाई लड़ी गई थी। फिर बात आती है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की। अब इंपॉर्टेंट लड़ाई है ये भी, पानीपत का पहला युद्ध। पानीपत की तीनों लड़ाइयों को हम साथ में ही देख लेते हैं, हालांकि समय उनके बीच में बहुत है और उनके बीच में और भी लड़ाइयाँ हुई, लेकिन पहला जो युद्ध है पानीपत का, पहली बात तो पानीपत कहाँ है? आज के समय हरियाणा जो राज्य है उसमें पानीपत पड़ता है। 21 अप्रैल 1526 को ये लड़ाई लड़ी गई। किसके बीच में? बाबर, जो कि जहीरुद्दीन बाबर जो है अफगानिस्तान से आया था, और भारत में दिल्ली सल्तनत में राजा था कौन? इब्राहिम लोदी। तो लोदी के अंपायर और बाबर की फोर्स के बीच में ये युद्ध लड़ा गया, और कुछ घंटों में ही बाबर ने अपनी 12,000 की सेना से 1 लाख से बड़ी आर्मी को हरा दिया। क्यों हरा दिया? कैसे हरा दिया? क्योंकि इस लड़ाई में पहली बार किसी विदेशी रूलर ने तोप गोलों से भारत पे अटैक किया था। इब्राहिम लोदी की सेना इसके लिए प्रिपेयर नहीं थी,
तुगलमा पद्धति से अटैक किया गया था, बारूद गोलों का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें गन पाउडर फायर आर्म्स का इस्तेमाल करने की वजह से ये जो है इब्राहिम लोदी की सेना हार गई, बहुत कम टाइम में ही। ठीक है, ये पहला बैटल था। फिर है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। इसमें क्या होता है, पहले बैटल का रिजल्ट क्या रहा, बाबर जीत गया और उसके बाद भारत में जो है मुगल डायनेस्टी की शुरुआत हो गई, मुगल रूल का एस्टेब्लिशमेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद एक समय आता है जिसमें सेकंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया। क्यों आता है ऐसा, क्योंकि जब हुमायूं की डेथ होती है तो उस समय भारत में उनके पुत्र यानी कि अकबर भारत में नहीं होते हैं, वो उस समय लाहौर के पास कहीं पे होते हैं। और उसकी वजह से यहाँ पे एक व्यक्ति होता है जिसका नाम है हेमू, वो अपने आप का नाम रखता है विक्रमादित्य हेमू, और काफ़ी अच्छा योद्धा होता है, वैसे तो व्यापारी होता है, लेकिन इसको सब लोग सपोर्ट करते हैं, स्पेशली अफ़गान आर्मी जो है वो इसको सपोर्ट करती है। क्यों, क्योंकि अफ़गान हमेशा मुग़लों के ख़िलाफ़ थे और अफ़गानों की मदद से यहाँ पे जो हेमू है, विक्रमादित्य हेमू है, ये काफ़ी लोगों को, मुग़लों के जो गवर्नर हैं उनको हरा देता है और दिल्ली के तख्त पे खुद को बादशाह घोषित कर देता है, खुद को विक्रमादित्य की उपाधि लेके राजा घोषित कर देता है कि मैं अब राजा हूँ और हम अकबर की बादशाहत को स्वीकार नहीं करेंगे और हम अब मुग़ल रूल को हटा देंगे। इसके बाद क्या होता है, अकबर जिसकी सेना को लीड कर रहे थे बैरम खां, उनके संरक्षक, अकबर तो बहुत छोटा होता है उस समय, तो बैरम खां और अकबर और दूसरी तरफ हेमू की सेना के बीच में ये दूसरा युद्ध लड़ा गया 5 नवंबर 1556 को, जिसमें क्या होता है, बैरम खां और अकबर की सेना की जीत होती है और दूसरी तरफ हेमू की सेना की यहाँ पे हार हो जाती है। ये हेमू को एक तीर लग जाता है, वो हाथी पे जब बैठा होता है और वहाँ से वो गिर जाता है और उसके बाद उसकी सेना जो है वो हार मान लेती है। बेसिकली ये है दूसरा पानीपत का युद्ध। और तीसरा पानीपत का युद्ध जो है इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई है ये, क्योंकि 18वीं शताब्दी तक एक दिन में इतने सोल्जर कभी मारे नहीं गए थे। इतने सोल्जर एक ही आर्मी, एक ही बैटल में एक दिन में इतने सोल्जर मारे गए, वो था पानीपत का तीसरा युद्ध। हजारों की संख्या में सैनिक, 60-70 हजार सैनिक एक दिन में मारे गए थे लगभग। तो ये इसमें मूवी भी बनी है पानीपत, पानीपत लड़ाई देखी होगी, जो अभी लेटेस्ट मूवी कुछ समय पहले बनी थी 2018-19 में कब आई थी। तो ये जो लड़ाई है ये लड़ी गई थी मराठा अंपायर और अफगानिस्तान का एक अंपायर था जिसका नाम था दुर्रानी अंपायर। तो अहमद शाह दुर्रानी या अहमद शाह अब्दाली एक ही व्यक्ति है ये, और दूसरी तरफ थे मराठे, मराठों को लीड कर रहे थे पेशवा। पेशवा कौन थे उस समय, बालाजी बाजीराव, बाजीराव नहीं बालाजी बाजीराव, बाजीराव के बेटे, ठीक है, बाजीराव प्रथम के बेटे, उनके बीच में ये लड़ाई लड़ी गई और इस लड़ाई में मराठा अंपायर की हार हुई, दुर्रानी की जीत हुई। दुर्रानी भारत में रूल तो नहीं किया, लेकिन अपना पपेट रूलर को उसने दिल्ली के तख्त पे बैठा दिया, जिसको सुटेबल उसको लगता था। शाह आलम द्वितीय जो है मुगल बादशाह बन गया। यहाँ पे अफगान जीत गए और भारत के लिए एक बड़ी चुनौती ये थी कि जो एक पावर वैक्यूम हो गया कि मराठा अंपायर यहाँ पे डिक्लाइन पे चला गया, मराठा अंपायर बहुत ही ज़्यादा पीछे चला गया, हार गया वो। ठीक है, तो तीसरे पानीपत की लड़ाई तक हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे बैटल ऑफ खानवा से लेके अगले वीडियो में। आई होप आपको अभी तक ठीक लग रहा होगा, तो आने वाली वीडियो को आप एंजॉय करेंगे तो उसको देखेंगे। सो अगले वीडियो में मिलते हैं जल्दी ही, और अभी तुरंत ही दूसरा वीडियो आ जाएगा, तो तब तक आप रेस्ट कीजिए थोड़ी देर। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट वीडियो।